नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खा पी के मौज कर रहे होंगे। मेयर ऑफ कैस्टरविच कर रहे थे हम। चैप्टर 43 तक हमने किया था। चैप्टर 44 से अब हमको स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Meanwhile, the man of their talk had pursued his solitary way eastward till weariness overtook him, and he looked about for a place of rest. तो इसी बीच उनकी बातों में उलझा हुआ आदमी मतलब माइकल हेंचर्ड वो ईस्ट दिशा की ओर एकांत में चला गया, जब तक कि उसे थकान ने नहीं घेर लिया और वो आराम करने के लिए जगह की तलाश करने लगा। His hurt was so exacerbated at parting from the girl that he could not face an inn or even a household of the most humble kind. उसका दिल लड़की से अलग होने पर इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि वो किसी सराय या सबसे मामूली किस्म के घर का भी सामना नहीं कर सकता था। तो एग्जासरबेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दुख हो जाना, बहुत ज्यादा एकदम से ग्रीफ में आ जाना, कष्ट महसूस करना अपने हृदय के अंदर। ठीक है। And entering a field he lay down under a wheat rick, feeling no want of food। और एक खेत में घुसकर वो एक गेहूं की चक्की के नीचे लेट गया और उसे भोजन की कोई कमी भी महसूस नहीं हुई थी। The very heaviness of his soul caused him to sleep profoundly। उसकी आत्मा के भारीपन ने उसे बहुत गहरी नींद में डाल दिया था। The bright autumn sun shining into his eyes across the stubble awoke him the next morning early। अगली सुबह उसकी आंखों में चमकती हुई शरद ऋतु की धूप ने उसे जल्दी जगा दिया। He opened his basket and ate for his breakfast what he had packed for his supper। उसने अपनी टोकरी खोली और अपने नाश्ते के लिए वही खाया जो उसने अपने रात के खाने के लिए पैक किया था। And in doing so overhauled the remainder of his kit। और ऐसा करते हुए उसे अपने बाकी सामान की भी मरम्मत करनी पड़ी। Although everything he brought necessitated carriage at his own back, he had secreted among his tools a few of Elizabeth Jane's cast of belongings in the shape of gloves, shoes, a scrap of her handwriting, and the like, and in his pocket he carried a curl of her hair। और हालांकि वो जो कुछ भी लाया था उसे खुद ही ले जाना जरूरी था, लेकिन उसने अपने औजारों में एलिजाबेथ जेन के कुछ पुराने सामान छिपा रखे थे, जैसे उसके दस्ताने, उसके जूते, उसकी लिखावट का एक टुकड़ा और इसी तरह की चीजें। और अपनी जेब में उसने एलिजाबेथ जेन के हॉलर का मतलब बालों की लट का एक कर्ल रखा हुआ था। मतलब अपनी बेटी को याद करने के लिए वो कुछ उसकी जरूरी सामान या कुछ निशानियां ले आया था। इतना अब ये अपनी बेटी के प्रति समर्पित हो चुका था। Having looked at these things, he closed them up again and went onward। और इन चीजों को देखने के बाद उसने उन्हें फिर से बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। During 5 consecutive days, Henchard's rush basket rode along upon his shoulder between the highway hedges, the new yellow of the rushes catching the eye of an occasional field laborer as he glanced through the quickset, together with the wayfarer's hat and head, and the down-turned face over which the twig shadows moved in endless procession। लगातार 5 दिनों तक हैंचर्ड की टोकरी उसके कंधे पे लटकी हुई राजमार्ग की झाड़ियों के बीच चलती रही। राई की नई पीली झाड़ियां मतलब सरसों की नई नई पीली झाड़ियां कभी कभार खेत मजदूरों में नजर आ जाती। वे वो एक क्विक सेट के जरिए झांकता। साथ ही वो यात्री की टोपी और सिर जो कि नीचे की ओर रहती थी, जिसके ऊपर टहनियों की छायाएं अंतहीन तरीके से चलती रहती थी। मतलब वो सड़क के पास पास चल रहा था और जो आसपास पेड़ हैं उन पेड़ों की छायाएं जो हैं वो कंटिन्यूअसली हैंचड़ के सर के ऊपर पड़ रही थी। एक क्विक सेट क्या होता है? क्विक सेट होता है हरे पौधों की झाड़ियां। ठीक है, विशेष तौर पर इसको नागफनी जो पेड़ होता है ना उसके लिए कहा जाता है, कैक्टस का जो पेड़ होता है उसकी झाड़ियों के लिए कहा जाता है। It now became apparent that the direction of his journey was Baden Prayers, which he reached on the afternoon of the sixth day। अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी यात्रा की दिशा वेडन प्रायर्स थी, जहां पर वो छठे दिन की दोपहर को पहुंचा था। तो अब कैस्टरविच से निकलकर हैंचर्ड कहाँ जा रहा है साहब? वेडन प्रायर्स में जा रहा है। और कैस्टरविच से निकलने के बाद कौन से दिन वो पहुंचा है वेडन प्रायर्स में? सिक्स्थ डे, छठे दिन पहुंचा है।
The renowned hill whereon the annual fair had been held for so many generations was now bare of human beings and almost of aught besides. वो प्रसिद्ध पहाड़ी जिस पर कई पीढ़ियों से एक वार्षिक मेला आयोजित होता आ रहा था, अब वहां पर कोई इंसान नहीं था। यहाँ तक कि एक भी इंसान नहीं था उसके खुद के अलावा, मतलब एकमात्र वही व्यक्ति था, उसके अलावा वहां कोई इंसान नहीं था। A few sheep grazed there about, but these ran off when Henchard halted upon the summit. वहां पर कुछ भेड़ें चर रही थी, लेकिन जब हैंचर्ड चोटी पर रुका तो वो सब भी भाग गई। He deposited his basket upon the turf and looked about with sad curiosity till the discovered the road till he discovered the road by which his wife and himself had entered on the upland so memorable to both 5 and 20 years before. उसने अपनी टोकरी घास पे रख दी और उदास जिज्ञासा से इधर उधर देखने लगा, जब तक उसे वो सड़क नहीं मिल गई जिस पर वो और उसकी पत्नी 25 साल पहले उस पहाड़ी पे पहुंचे थे, और ये जगह उन दोनों के लिए यादगार थी। Yes, we came up that way, he said after ascertaining his bearings. हाँ, हम उस दिशा में आ गए हैं, उसने अपनी दिशाएं जानने के बाद कहा। She was carrying the baby and I was reading a ballet sheet. तो वो बच्चे को ले जा रही थी और मैं बैले शीट को पढ़ रहा था। 25 साल पहले की घटना को याद कर रहा है जब ये यहाँ पे वेडन प्रेस में आए थे। तो देखिए उस समय तो ये नहीं बताया गया था कि वो क्या पढ़ रहा था, लेकिन अब इसको बताया गया है कि वो एक बैले शीट पढ़ रहा था। ठीक है। देन वी क्रॉस्ड अबाउट हेयर एंड सो सैड एंड weary, और फिर हम यहाँ पर क्रॉस करके, मतलब फिर हम उस रास्ते को क्रॉस करके यहाँ पर आ गए थे। हम बहुत ज्यादा, और शी सो सैड एंड weary, वो जो लड़की थी मेरे साथ सूजन, वो बहुत ज्यादा दुखी और उदास थी। एंड आई स्पीकिंग टू हर हार्डली एट ऑल, और मैं उससे बहुत कम बात कर रहा था। बिकॉज ऑफ माई कर्स्ड प्राइड एंड मॉर्टिफिकेशन एट बीइंग पुअर। क्यों? क्योंकि मैं अपने शापित अभिमान और गरीब होने के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मॉर्टिफिकेशन होती है शर्मिंदगी। देन वी सॉ द टेंट दैट मस्ट हैव स्टूड मोर दिस वे, और फिर मैंने वो तंबू देखा, वो टेंट देखा जो यहाँ पर खड़ा हुआ था। He walked to another spot. It was not really where the tent had stood, but it seemed so to him. और फिर वो दूसरी जगह चला गया, और ये जगह वास्तव में वो जगह नहीं थी जहां पर वो तंबू लगा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ। Here we went in and there we sat down. हम यहाँ पर अंदर आ गए थे और यहाँ बैठ गए थे। I faced this way. मैं इस तरफ चेहरा करके बैठा हुआ था। Then I drank and committed my crime. और फिर मैंने शराब पी ली और मैंने वो जुर्म कर दिया। कौन सा जुर्म कर दिया? अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को बेच देने का। It must have been just on that very pixie ring that she was standing when she said her last words to me before going off with him. ये जगह ठीक उसी पिक्सी रिंग की जगह थी जहां पर वो खड़ी थी लास्ट टाइम, जब उसने उसके साथ जाने से पहले, किसके साथ? न्यूसन के साथ जाने से पहले मुझे अपने आखिरी शब्द कहे थे। आई कैन हियर देयर साउंड नाउ, मैं उनकी आवाज अभी भी सुन सकता हूँ। एंड द साउंड ऑफ हर सॉब्स, और उसके रोने की आवाज भी सुन सकता हूँ। ओ माइक, आई हैव लिव्ड विद दी ऑल दिस वाइल एंड हैड नथिंग बट टेम्पर। ओ माइक, जो सूजन थी ना, उसने कहा था कि ओ माइक, माइकल का शॉर्ट नेम, ओ माइक, मैं अब तक तुम्हारे साथ रही हूँ और अब मेरे पास सिर्फ गुस्से के अलावा कुछ और नहीं है। तुम्हारा मतलब, तुम्हारे गुस्से के अलावा मैंने कुछ नहीं झेला। नाउ आई एम नो मोर टू दी, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। आई विल ट्राई माई लक समवेयर, आई विल ट्राई ट्राई माई लक एल्सवेयर, कि मैं अपना भाग्य कहीं और आजमाऊंगी। तो ये पूरा सेंटेंस अपने को याद रखना है कि ये आखिरी शब्द थे सूजन के वेडन प्रेस के मेले में बेचे जाने के बाद, वहां से जाने के बाद जब वो न्यूसन के साथ गई थी, तो उसके आखिरी शब्द क्या थे कि ओ माइक, मैं इतने समय तुम्हारे साथ रही हूँ, मुझे गुस्से के अलावा कुछ और नहीं मिला। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, मैं अपना भाग्य कहीं और आजमाऊंगी। He experienced not only the bitterness of a man who finds in looking back upon an ambitious course that what he has sacrificed in sentiment was worth as much as what he has gained in substance, but the superadded bitterness of seeing his very recantation nullified.
उन्होंने न केवल उस व्यक्ति की कड़वाहट का अनुभव किया जो महत्वाकांक्षी उस मार्ग पर पीछे मुड़कर देखता है कि उसने भावनाओं में जो त्याग किया था वो उतना ही मूल्यवान था जितना कि उसने मुख्य रूप में प्राप्त किया था, बल्कि उसने अपने त्याग को भी निरर्थक होते हुए देखने की अतिरिक्त कड़वाहट भी महसूस की थी। किस व्यक्ति ने? जो सूजन है उसने। He had been very sorry for all this long ago, but his attempts to replace ambition by love and love had been as fully foiled as his ambition itself. उसने इन सब बातों को बहुत पहले ही सोचकर अफसोस कर लिया था, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को प्रेम में बदलने से उसके प्रयास की जो सारी संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी। His wronged wife had foiled them by a fraud so grandly simple as to be almost a virtue. उसकी अन्यायी पत्नी ने उसके साथ एक ऐसा धोखा किया था जो कि बहुत ज्यादा सरल था, और यूं कहें कि ये सरलता ही उसका गुण थी। It was an old sequence that out of all this tampering with social law came the flower of nature, Elizabeth. ये जो चीज है, जीवन से हाथ धोने की जो इच्छा है, ये एक ऐसा अजीब क्रम था कि समाज के कानून ने भी इस सभी छेड़छाड़ की प्रकृति को फू- फल फूल दिया था। मतलब समाज के कानून ही ऐसे थे, उन वो जो वहां पे लोग बैठे हुए थे ना, वो लोग के नियम, उन लोगों के नियम भी इतने घटिया थे कि उस वजह से मेरा जो वो अन्याय से भरा हुआ काम था मेरी पत्नी और बच्चे को बेचने का, वो भी उस समय में फल फूल गया। मतलब एग्जीक्यूट हो गया वो काम भी। उन लोगों ने मुझे रोका तक नहीं, मुझे समझाया तक नहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या घटिया समाज था। वो सोच रहा है इस बात को कि भाई काश वो इस बात को एलिजाबेथ से कहता। Part of his wish to wash his hands of life arose from his perception of its contrarious inconsistencies of nature's jaunty readiness to support unorthodox social principles. जीवन से हाथ धोने की उसकी इच्छा का एक हिस्सा उस प्रकृति की अपरंपरागत सामाजिक सिद्धांतों का समर्थन करने की उसकी तत्परता के विपरीत इन असंगतियों की धारणा से उत्पन्न हुआ था। मतलब उस घटनाक्रम से इतना ज्यादा वो दुखी हो गया था कि एक ऐसा क्षण था जहां पर वो उन सब चीजों को भूल भूल जाना चाहता था, लेकिन प्रकृति ने इस तरह के माहौल में उसको ला खड़ा किया है कि वो दोबारा से उन अनऑर्थोडॉक्स सोशल प्रिंसिपल्स के घेरे में आ गया है, उसी माहौल में दोबारा आ गया है। He intended to go on from this place, visited as an act of penance into another part of the country altogether. वो इस जगह से आगे बढ़कर देश के दूसरे हिस्से में जाना चाहता था जहां वो प्रायश्चित के तौर पे गया था। But he could not help thinking of Elizabeth and the quarter of the horizon in which she lived. लेकिन वो एलिजाबेथ और उस हॉरिजॉन्टल, उस क्षितिज, उस जगह के उस हिस्से के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जहां पर वो रहती थी। कौन सी जगह? कैस्टरविच। आउट ऑफ दिस इट happened that the centrifugal tendency imparted by weariness of the world was counteracted by the centripetal influence of his love for his step daughter. इस वजह से ऐसा हुआ कि दुनिया से थके होने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से बाहर की ओर निकल जाने की प्रवृत्ति पैदा हुई थी, उसका आकार उसकी सौतेली बेटी के प्रति प्रेम के केंद्र के अंदर की ओर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था उसने किया था। मतलब इन सारी बातों को सोचकर उसकी इच्छा क्या है कि वो इस दुख के केंद्र में है, उससे बाहर निकल जाए। लेकिन वो इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि इस दुख के केंद्र में उसकी बेटी भी रहती है, तो वो इस केंद्र से दूर नहीं जाना चाहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता है। As a consequence, instead of following a straight course yet further away from Casterbridge, Hanchard gradually, almost unconsciously, deflected from that right line in his first intention, till by degrees his wandering, like that of the Canadian woodsman, became part of a circle of which Casterbridge formed the center. और इसी के परिणाम स्वरूप कैस्टरबिच से दूसरे सीधे रास्ते पर चलने की बजाय हैंचर्ड धीरे धीरे, लगभग अनजाने में ही, अपने पहले इरादे की सही दिशा में भटक गया। धीरे धीरे उसका भटकना उस कनाडा के जंगल के आदमी की तरह एक ऐसे घेरे का हिस्सा बन गया जिसका केंद्र क्या था? कैस्टरविस था। कितनी ज्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज है दोस्तों कि इस पूरी बात का देखिए सामान्य सा मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसका सामान्य सा मतलब ये है
कि अब वो अपनी बच्ची के प्रति, जेन के प्रति इतना ज्यादा मोहित है कि वो कैस्टरविच को केंद्र में रखता है और उसके आसपास की दिशा में ही घूमता है, बस कैस्टरविच से दूर नहीं जाता है अब वो। कैस्टरविच कहाँ है? फाउंड द सेंटर, कैस्टरविच उसकी दुनिया के केंद्र में है, और बस वो कनाडाई वुड्समैन की तरह उसी जंगल में, उसी केंद्र के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, कैस्टरविच से दूर नहीं जाता है। In ascending any particular hill, he ascertained the bearings as nearly as he could by means of the sun, moon, or stars, and settled in his mind the exact direction in which Casterbridge and Elizabeth Jane lay. और किसी भी विशेष पहाड़ी पर चढ़ते समय वो सूरज, चंद्रमा या सितारों के माध्यम से दिशा का पता लगाता था और अपने मन में यह तय कर लेता था कि कैस्टरब्रिज और एलिजाबेथ जेन किस दिशा में हैं। तो देखिए वो किस तरीके से पता लगाता था कि कैस्टरविच किस दिशा में है। वो सूरज से, चंद्रमा से और सितारों से, इनकी दिशा, इनके आकलन से पता लगाता था कि कैस्टरविच और उसकी बेटी किस दिशा में है। Sneering at himself for his weakness he yet every hour, तो अपनी कमजोरी के लिए हर घंटे खुद पर व्यंग्य करते हुए, ना एवरी फ्यू मिनट्स, नहीं नहीं, हर मिनट, हर मिनट अपनी कमजोरी पर, अपनी गलती पर व्यंग करते हुए, कंजक्चर्ड हर एक्शंस फॉर द टाइम बीइंग, तो वो हाल फिलहाल सिर्फ उसी के आने जाने के बारे में सोचता। कंजक्चर्ड का मतलब है, कंजंक्चर हर एक्शन मतलब उसी के क्रियाकलापों के बारे में सोचना, आते जाते, कंजंक्चर मतलब होता है आते जाते हुए क्या सोच रहा है, हर एक्शंस के बारे में फिलहाल के लिए। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए। हर सिटिंग डाउन एंड राइजिंग अप, उसका उठना बैठना, हर गोइंग्स एंड कमिंग्स, उसका आना जाना, the thought of nuisance and fireplace counter influence would pass like a cold blast over a pool। कौन से विचार के, मतलब उसके ये विचार कब तक चले हैं? जब तक उसके मन में न्यूसन और फायरफ्रे का, उसके जो जेन है उसके प्रति प्रभाव के बारे में सोचना कैसे गुजर रहा है उसके मन के ऊपर, लाइक अ कोल्ड ब्लास्ट ओवर ए पूल, जैसे एक ठंडी हवा का झोंका एक पूल के ऊपर से गुजरता है। एंड इफेस हर इमेज, और उसकी छवि को मिटा देता था। मतलब अब वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, उसकी एक एक हरकतों के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो इधर उधर आती जाती थी, कैसे वो मेरा ध्यान रखती थी, और किस तरीके से वो मुझे चाहती थी एक पिता के रूप में। लेकिन इन सब चीजों का प्रभाव जैसे ही उसके मन में फायरफ्ले और न्यूसन का प्रभाव, न्यूसन का ख्याल आता है, इन सब चीजों का प्रभाव उसके मन में क्या हो जाता है, एफेस हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। एंड देन ही वुड से टू हिमसेल्फ, ओ यू फूल, ऑल दिस अबाउट अ डॉटर हु इज नो डॉटर ऑफ दाइन। और फिर वो अपने आप से कहता है कि अरे मूर्ख, ये सब उस बेटी के लिए जो तुम्हारी बेटी है भी नहीं। At length he obtained employment at his own occupation of hairdresser, work of that sort being in demand at this autumn time। और आखिरकार उसे घास काटने के अपने पेशे में रोजगार मिल गया। इस तरह का काम इस शरद ऋतु के समय में काफी डिमांड में था। The scene of his hiring was a pastoral farm near the old western highway, whose course was the channel of all such communications as passed between the busy centers of novelty and the remote Wessex boroughs। और उसे जिस जगह काम मिला वो पुराने पश्चिमी राजमार्ग के पास एक देहाती खेत था, जिसका जो रास्ता था वो व्यस्त केंद्र और सुदूर वेसेक्स के नजरों से बीच, नजरों, नगर, नजरों नहीं, नगरों के बीच में से गुजरने वाले सभी आदान प्रदान का या संचार का चैनल था। किस जगह काम मिला है उसको? एक सड़क है, जो सड़क सबसे बिजी सड़क है इस जगह की, क्योंकि वो पश्चिमी राजमार्ग है जो कहाँ जाती है, सुदूर वेसेक्स के नजरों के बीच से गुजरती है। मतलब इस जगह पर लोगों का आना जाना भी होता होगा, काफी सारे लोग जो कैस्टर बीच की तरफ जा रहे हैं या कैस्टर बीच की तरफ से आ रहे हैं, वो सभी लोग इस तरफ से गुजरेंगे भी जरूर, क्योंकि ये एक राजमार्ग है, बढ़िया अच्छा खासा बहता हुआ सड़क है। He had chosen the neighborhood of this artery from a sense that situated here, though at a distance of 50 miles, he was virtually nearer of her whose welfare was so dear than he would be at a roadless spot only half as remote। और उसने इस धमनी के, इस जगह के पड़ोस को इस भावना से चुना था कि यहाँ स्थित होने के बावजूद 50 मील की दूरी पर वो उस महिला के लगभग इतना करीब था जितना कि वो चाहता था, जितना कि उसके दिल की इच्छा थी, जितना कि वो सड़क रहित स्थान पर
आधे से भी कम दूरी पर होता। मतलब अगर वो कहीं और शिफ्ट होता, ये सड़क के पास में शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल सड़क के पास में रहने लगा है, हालांकि जहां इसका काम है वहां पर ही अगर शिफ्ट होता तो इसको डिस्टेंस कम पड़ती, लेकिन फिर भी वो इस जगह इसलिए शिफ्ट हुआ है ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोगों की भावनाएं और यहाँ पर रहने की उसकी इच्छा, उसको ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि वो अपनी बेटी के नजदीक रह रहा है, क्योंकि बेटी के घर का रास्ता इस सड़क से ही होके जाता है। तो अपनी बेटी के नजदीकी का एहसास करने के लिए उसने अपने आप को सड़क के नजदीक ही बसा लिया। And thus Henchard found himself again on the precise standing which he had occupied a quarter of century before। और इस तरह हैंचर्ड ने खुद को फिर से उस स्थिति में पाया जिस पर वो एक चौथाई सदी पहले था। कौन सी स्थिति में? एक चौथाई सदी पहले वो इसी तरह से भटक रहा था, इसी तरह से हेट रसर का काम करता था। तो आज उसने वर्तमान में अपने आप को उसी स्थिति में पा लिया है दोबारा से। Externally, there was nothing to hinder his making another start on the upward slope, and by his new lights achieving higher things than his soul in its half-formed state had been able to accomplish। तो बाहरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ऊपर की ओर बढ़ने से रोक सके, और वो अपनी नई रोशनी से उससे भी अधिक उच्च चीजें हासिल कर सके जो उसकी आत्मा अपनी आधी अधूरी अवस्था में हासिल कर सकती थी। फिर से एक हैवी एंड डीप फिगरेटिव लैंग्वेज वाला सेंटेंस है जिसका लिटरल मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, और इसका जो आम इस्तेमाल है, जो आम अर्थ है, वो ये है कि अब हैंचड़ अपनी जिंदगी में उस मोड़ पे आ चुका है जहां उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बस जो है उसके पास, जो वो कमा रहा है अपने डेली खर्चों के लिए, अपने आम आम जीवन को जीने के लिए, बस वो उसी चीज में खुश है। उसे अपनी आत्मा की जो आधी अधूरी अवस्था है, उसे बस उसी में ही शांति मिल पा रही है। But the ingenious machinery contrived by the gods for reducing human possibilities of amelioration, amelioration to a minimum, which arranges the wisdom to do shall come pari passu with the departure of just for doing, stood in the way of all that। लेकिन देवताओं द्वारा मानव के सुधार की संभावनाओं को कम से कम करने के लिए बनाई गई मशीनरी, जो यह व्यवस्था करती थी कि इन कामों को करने की बुद्धि काम करने के उत्साह के चले जाने के साथ ही आएगी, इन सब के रास्ते में आ गई। अब एमेलियोरेशन का मतलब क्या होता है? एमेलियोरेशन का मतलब होता है सुधार। और ये पेरी पैसों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ही समय में। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि अब जब मशीनों का आविष्कार हो चुका है, तो देवताओं की क्या इच्छा है कि मशीनों के सुधार की वजह से, मशीनों के विकास की वजह से अब मानव जो है उसके अंदर खुद को सुधारने की कोई वजह नहीं बची है। मानव अब क्या हो गया है, और ज्यादा आलसी हो जाएगा, और उसकी बुद्धि जो है वो पहले से कम उपयोग में आएगी क्योंकि अब मशीनें सारा काम करेंगी। तो यही है वो समस्या है जो हैंचड़ के रास्ते में आई है। क्यों? क्योंकि हैंचड़ जो है वो तो मशीनों का उपयोग जानता नहीं है, वो तो सब काम अपने हाथ से ही करता है। तो मशीनों के आ जाने से, आधुनिकीकरण होने से हैंचड़ को शायद काम की कमी हो गई होगी, या फिर वो यही सोच रहा है कि मैं अभी भी इतने प्राचीन समय में जी रहा हूँ, जबकि लोगों ने आधुनिकता को कितने अच्छे से ग्रेस्प कर लिया है, अपना लिया है। He had no wish to make an arena a second time of a world that had become a mere painted scene to him। वो उस दुनिया को दूसरी बार अखाड़ा बनाने की इच्छा नहीं रखता था जो उसके लिए मात्र एक चित्रित दृश्य बन गई थी। मतलब इस दुनिया में अब वो कुछ भी बेहतर करने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि ये दुनिया बस उसके लिए एक सीन बन चुकी है, एक चित्रित दृश्य बन चुकी है जिसमें उसे कुछ भी पाने की चाह नहीं है। क्योंकि जो भी वो पा सकता था वो एकमात्र उसकी बेटी थी, और अब उसकी बेटी भी उससे दूर हो चुकी है। Very often, as his hay knife crunched down among the sweet-smelling grassy stems, he would survey mankind and say to himself, "Here and everywhere be folk dying before their time like frosted leaves, though wanted by their families, the country, and the world, while I, an outcast, an encumberer of the ground, wanted by nobody, and despised by all, live on against my will."
बहुत बार जब उसका घास काटने वाला चाकू उस मीठी और सुगंधित घास के तनों के बीच से गुजरता, तो वो उन मानव जाति का निरीक्षण करता और अपने आप से कहता कि यहाँ और हर जगह लोग समय से पहले ही बर्फ के जो ढके हुए पत्ते हैं, आइस जो है उससे ढके हुए पत्ते की तरह मर रहे हैं। हालांकि उनके परिवार, देश और दुनिया उन्हें चाहती है। मतलब लोग जो हैं वो कैसे मर रहे हैं, बर्फ से ढके हुए पत्तों की तरह मर रहे हैं, जबकि उनको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। उनकी फैमिली है, उनका देश है, उनकी दुनिया है, ये सब उनको चाहते हैं। जबकि मैं, वाइल आई एन आउटकास्ट, एक बहिष्कृत व्यक्ति, जमीन का बोझा ढोने वाला, मतलब धरती पे बोझ जो कि किसी को नहीं चाहिए और सभी के द्वारा तिरस्कृत, अपनी इच्छा के विरुद्ध जी रहा हूँ। कितनी अच्छी बात को, मतलब कितने शानदार शब्दों में लिखा गया है यहाँ पर कि जो सेंस है इस पूरी बात का, उसमें हैंचर्ड को अपने जीवन के प्रति एक जो त्याग की भावना है, जो एक ग्लानि की भावना है, ये दिखाई गई है कि क्या सोच रहा है हैंचर्ड कि वो लोग जिनके आगे भी कुछ सोचने वाले हैं, जिनके पीछे भी कुछ सोचने वाले हैं, जिनको चाहने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, वो लोग तो यूं ही मर रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन मैं, जिसके आगे नाथ न पीछे जेवड़ा, ना आगे कोई सोचने वाला है ना पीछे कोई है, जिसको कोई चाहता भी नहीं है, जिसको समाज से भी निकाल दिया गया है, वो व्यक्ति जिए जा रहा हूँ। कैसी विडंबना से भरी हुई बात है। He often kept an eager ear upon the conversation of those who passed along the road, not from a general curiosity by any means, but in the hope that among these travellers between Casterbridge and London some would sooner or later speak of the former place. वो अक्सर सड़क पर चलने वाले लोगों की बातचीत पर उत्सुकता से कान लगाए रहता था, किसी भी तरह से सामान्य जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि कैस्टरब्रिज और लंदन के बीच इन यात्रियों में से कोई देर सवेर ही सही, लेकिन उस पुराने स्थान कैस्टरविच के बारे में बात करेगा। मतलब उसको कैस्टरविच के बारे में बात जानने की अभी भी इच्छाएं थी। द डिस्टेंस however was too great to lend much probability to his desire। हालांकि वो दूरी इतनी अधिक थी कि उसकी इच्छा की संभावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। And the highest result of his attention to wayside words was that he did indeed hear the name Casterbridge uttered one day by the driver of a road wagon। और उसके उच्चतम परिणाम कैसे थे कि उसने एक दिन रास्ते के किनारे पर वास्तव में एक वैगन चलाने वाले ड्राइवर के मुंह से कैस्टरब्रिज का नाम सुन लिया था। मतलब उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि एक दिन उसने उस रास्ते से गुजरते हुए एक गाड़ी चलाने वाले के मुंह से कैस्टरब्रिज का नाम सुन लिया था। Henchard ran to the gate of the field he worked in and hailed the speaker who was a stranger। Henchard उस खेत के गेट पे भागा जहां वो काम करता था और उस बोलने वाले व्यक्ति को आवाज लगाई जो एक अजनबी था। Yes, I have come from there, master, he said, in answer to Henchard's inquiry। हाँ, मैं वहीं से आया हूँ मास्टर, उसने हैंचर्ड के प्रश्न के उत्तर में कहा। I trade up and down, you know। मैं ऊपर नीचे मतलब इस रास्ते पर जो दोनों किनारे हैं, जो जो नगर हैं वहां पर, उन दोनों नगरों के बीच में व्यापार करता हूँ। दो वॉट with this traveling without horses that's getting so common, my work will soon be done। हालांकि बिना घोड़ों के यात्रा करना इतना आम हो गया है कि मेरा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मतलब मशीनीकरण है ये कि अब उसको गाड़ी चलाने के लिए, आने जाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनीथिंग मूविंग इन द ओल्ड प्लेस, मिड आई आस्क। क्या पुरानी जगह पे कुछ चल रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? और द सेम एज यूजुअल, वही सब कुछ हमेशा की तरह ही। आई हैव हर्ड दैट मिस्टर फारफ्रे, द लेट मेयर, इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड नाउ, इज दैट ट्रू और नॉट? मैंने सुना है कि जो पुराने मेयर है ना मिस्टर फारफ्रे, वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अब सच है या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता। आई कुडंट से फॉर द लाइफ ऑफ मी। ओ नो, आई शुड थिंक नॉट। मैं, वो सोच रहा है इस बात को कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ नहीं कह सकता। ओ हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट यस जॉन, यू forgot, said a woman inside the wagon tilt, what were them packages we carried there at the beginning of the week? Surely they said a wedding was coming off soon,
ऑन मार्टिन्स डे। लेकिन हाँ जॉन, तुम भूल गए, गाड़ी के अंदर बैठी एक महिला ने कहा है। तो मतलब गाड़ी वाले का नाम क्या है? गाड़ी वाले का नाम है जॉन। तो उस गाड़ी के अंदर एक महिला बैठी है। उसने क्या कहा है कि जॉन तुम भूल गए, सप्ताह की शुरुआत में हम वहाँ कौन से पैकेज लेके गए थे? याद नहीं है तुमको कि हम इस वीक की स्टार्टिंग में हम कहाँ वहां पे कैस्टर बीच में कुछ पैकेजेस लेके गए थे ना? निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि यहाँ जल्द ही एक शादी होने वाली है। कौन से दिन होने वाली है? मार्टिन्स डे पर होने वाली है। मार्टिन्स डे कौन सा दिन है? मार्टिन्स डे होता है 11 नवंबर के दिन, है ना? और ये एक ईसाई पर्व है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, सेंट मार्टिन थे एक, उनके सम्मान में मनाया जाता है। तो वो बता रहे हैं, वो औरत जो है ना वो कह रही है कि शायद मार्टिन्स डे पर कोई वहां पे शादी होने वाली है। The man declared he remembered nothing about it and the wagon went on jangling over the hill। और उस आदमी ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं है, और गाड़ी जो है उस पहाड़ी के ऊपर झंझनाती हुई चली गई। हैंचर्ड was convinced that the woman's memory served her well। हैंचर्ड को यकीन था कि उस महिला की याददाश्त बहुत अच्छी है। The date was an extremely probable one, there being no reason for delay on either side। तो ये तारीख बहुत ही संभावित थी, दूसरी तरफ से देरी का कोई कारण नहीं था। He might for that matter write and inquire of Elizabeth। वो इस मामले में एलिजाबेथ को पत्र भेजकर पूछताछ कर सकता था। बट हिज इंस्टिंक्ट फॉर सिक्वेस्ट्रेशन हैड मेड द कोर्स डिफिकल्ट। लेकिन अलगाव की, बिछड़ाव की उसकी इस प्रवृत्ति ने इस काम को मुश्किल बना दिया था। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। एलिनेशन जो होता है ना, उसी का सिनोनियम है ये, अलगाव या बिछड़ाव। Yet before he left her, she had said that for him to be absent from her wedding was not as she wished it to be। फिर भी उसे छोड़ने से पहले उसने कहा था कि उसकी शादी में उसका अनुपस्थित रहना वैसा नहीं था जैसा वो चाहती थी। The remembrance would continually revive in him now that it was not Elizabeth and Parfrey who had driven him away from them, but his own haughty sense that his presence was no longer desired। अब उसे बार बार ये बात याद आती है कि एलिजाबेथ और फायरफ्रे ने उसको दूर नहीं किया था, बल्कि उसकी खुद की भावना। कैसी भावना? उसकी खुद की हॉटी सेंस, घमंड से भरी हुई भावना थी, जो अब उसकी मौजूदगी की कोई इच्छा नहीं थी। मतलब किसी को उसकी वहां पे मौजूदगी की इच्छा नहीं थी, उसकी ये जो भावना थी, इसी भावना से वो कैस्टरविच को छोड़कर आ गया था। He had assumed the return of Newson without absolute proof that the captain meant to return। उससे न्यूसन के लौटने का उसने न्यूसन के लौटने का अनुमान भी लगा लिया था, बिना इस बात के कि बिना इस बात को जाने कि क्या कैप्टन के लौटने का इरादा था भी या नहीं। Still less that Elizabeth Jane would welcome him। और इससे भी कम इस बात के लिए कि एलिजाबेथ जेन उसका स्वागत करेगी। एंड विद नो प्रूफ वॉट एवर दैट इफ ही डिड रिटर्न ही वुड स्टे। और इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि अगर वो वापस लौटता है तो क्या वो यहीं रहेगा। वॉट इफ ही हैड बीन मिस्टेकन इन हिज व्यूज। क्या होगा अगर उसके विचार गलत होंगे तो? इफ देयर हैड बीन नो नेसेसिटी दैट हिज ओन एब्सोल्यूट सेपरेशन फ्रॉम हर ही लव्ड शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दीज अनटुवर्ड इंसिडेंट्स। अगर इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, मतलब उसकी बेटी, तो उससे उसका खुद का पूर्ण अलगाव इन अप्रिय घटनाओं में शामिल हो, इन अनटुवर्ड इंसिडेंट्स में शामिल हो। मतलब ये सोच रहा है कि ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि भाई वो चाहती है कि मैं वहां जाऊं, मैं वहां नहीं जा रहा। इसकी भी संभावना पूरी है कि वो चाहती नहीं हो एलिजाबेथ जेन कि मैं उस जगह जाऊं, उसको मेरी वहां पे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही हो। टू मेक वन मोर अटेम्प्ट टू बी नियर हर, उसके पास जाने का एक और प्रयास, उसके निकट होने का एक और प्रयास। टू गो बैक टू सी हर, वापस जाकर उसे देखने का। टू प्लीड हिज कॉज बिफोर हर, उसके सामने अपने पक्ष रखने का। टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर हिज फ्रॉड, अपने धोखे के लिए क्षमा मांगना। टू एंडेवर स्ट्रेनुअसली टू होल्ड हिज ओन इन हर लव, उसके प्रेम में अपनी स्थिति बनाए रखने का कठोर प्रयास करना। इट वॉज वर्थ द रिस्क ऑफ रिपल्स आई ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ये सब करना उसके लिए, हाँ, अपने जीवन के जोखिम के लायक था। मतलब उसको ये सोच रहा है इस बात को कि क्या हुआ होगा
अगर एलिजाबेथ को फायरफ्रे और न्यूसन मिल गए होंगे, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी होगी, तो वो मुझसे घृणा कर रही होगी। और मेरा जो प्रयास है उसके पास वापस जाने का, उसको देखने का, उससे मिलने का, उसके सामने अपना पक्ष रखने का, हो सकता है ये सब मेरे जीवन के लिए ही जोखिम से भरा हुआ हो। But how to initiate this reversal of all his former resolves without causing husband and wife to despise him for his inconsistency was a question which made him tremble and brood। लेकिन अपने पति पत्नी की लेकिन उन पति पत्नी को अपनी असंगतता के कारण घृणा का पात्र बनाए बिना उसने अभी उसने अपने सभी पुराने संकल्पों को उलटने की पहल कैसे करें, इस तरह का एक प्रश्न बना लिया, जिससे वो और ज्यादा कांपने और चिंता की स्थिति में चला गया था। मतलब इस चीज को सोच रहा है कि हो सकता है वो पति पत्नी जो बनने वाले हैं, मतलब फायरफ्रे और जो जेन है, वो जो पति पत्नी बनने वाले हैं, हो सकता है उनके मन में मैं घृणा का पात्र हूँ, और क्यों ही वो अपनी विचारधाराओं को मेरे प्रति बदलेंगे। यही एक ऐसा प्रश्न था जिसकी वजह से हैंचर्ड टेंशन में आ गया था। He cut and cut his trusses 2 days more, and then he concluded his hesitancies by a sudden reckless determination to go to the wedding festivity। उसने 2 और दिन अपनी जो घास वगैरह है, ट्रसेस जो हैं, उनको काटा, और फिर अचानक शादी के जश्न में जाने के लिए बिना परवाह किए निश्चय करके अपनी झिझक को खत्म किया। मतलब उसने डिसाइड किया है कि वो शादी में जाएगा। Neither writing nor message would be expected of him। और उससे ना तो पत्र लिखने की उम्मीद की जा सकती थी, ना ही उस मैसेज को भेजने की। She had regretted his decision to be absent। उसे उसके अनुपस्थित रहने के फैसले पर पछतावा था। His unanticipated presence would fill the little unsatisfied corner that would probably have place in her just heart without him। उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति उस छोटे से असंतुष्ट स्थान को भर देगी जो शायद उसके बिना उसके दिल में जगह बना सकता था। मतलब उसका वहां पर नहीं चाहा जाना, और उसके बावजूद भी अगर हैंचड़ों की शादी में उपस्थित हो गया, तो शायद एलिजाबेथ के दिल में किसी कोने में ही सही हैंचड़ के लिए थोड़ी प्रेम की भावना, थोड़ी दया की भावना तो उत्पन्न ही हो जाएगी। ऐसी विचारधारा के साथ हैंचड़ ने उस शादी में जाने का निर्णय किया है। To intrude as little of his personality as possible upon a gay event with which the personality could show nothing in keeping, he decided not to make his appearance till evening, when stiffness would have worn off and a gentle wish to let bygones be bygones would exercise its sway in all hearts। और उसने फिर क्या किया है उसके बाद में, एक खुशी से भरी हुई घटना में, एक गे इवेंट में, उसने अपने व्यक्तित्व का जितना संभव हो सके उतना कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए, जिसके साथ उसके व्यक्तित्व का कोई मेल हो ही नहीं सकता था, उसने शाम तक प्रकट नहीं होने का निर्णय लिया, जब तक उनकी कठोरता समाप्त नहीं हो जाती, तथा जो बीत गया उसे भूल जाने की एक इच्छा उन सभी के हृदयों पर अपना प्रभाव डाल देती। मतलब वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं कम से कम हस्तक्षेप करूंगा, मैं बिल्कुल भी किसी को दिखाई नहीं दूंगा, हो सक बस सिवाय एलिजाबेथ जेन के मैं किसी से मिलने की इच्छा नहीं रखता। ये सोचकर वो उस जगह पे जाने की इच्छा रखता है, कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उस फंक्शन में, उस इवेंट में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। He started on foot 2 mornings before St. Martin's tide, allowing himself about 16 miles to perform for each of the 3 days journey, reckoning the wedding day as one। तो उसने सेंट मार्टिन के दिन से लगभग 2 दिन पहले पैदल यात्रा शुरू की है। 3 दिन की यात्रा में प्रत्येक दिन उसे लगभग 16 मील की दूरी तय करनी थी, शादी के दिन को एक दिन के रूप में जाने के लिए, मौजूदगी उपलब्ध कराने के लिए। मतलब 16 × 3 48, नहीं 2 दिन की बात है ना, 16 दूनी 32, 32 मील दूर है ये जगह, और लगभग 51 किलोमीटर ये जगह दूर है। तो उसको हर दिन 16 मील चलना ही है, ठीक है, उस 3 दिन की यात्रा में। तो इस बात का जो डीप सेंस है ना, वो क्या है कि उसको 16 मील चलना है हर एक दिन। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई,
48 मील की हो गई, और वो शादी से 2 दिन पहले जा रहा है। मतलब अगर रविवार की शादी है तो वो शुक्रवार को निकलेगा, शुक्रवार को 16 मील, शनिवार को और रविवार को उसने जो शादी वाला दिन है उसको भी एक दिन के रूप में माना है। तो इस तरीके से उसने टोटल 3 दिनों की यात्रा को डिसाइड किया है कि वो शादी के दिन भी 16 मील चलकर ही उस जगह पे पहुंच जाएगा। There were only two towns, Melchester and Shortford, of any importance along his course, and at the latter he stopped on the second night, not only to rest but to prepare himself for the next evening. और उसके रास्ते में केवल 2 शहर थे। 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है मेलचेस्टर, एक है शॉर्टफोर्ड, जो किसी भी तरह से महत्वपूर्ण थे। और बाद वाले शहर में वो दूसरी रात रुका, ना केवल आराम करने के लिए बल्कि अगली शाम को, शादी के दिन की जो शाम है, उस शाम के लिए खुद को तैयार करने के लिए भी। देखिए है ना, ये डिस्टेंस भी आप याद रखना कि 16 माइल्स टू परफॉर्म फॉर ईच ऑफ द 3 डेज जर्नी, मतलब टोटल 48 मील की दूरी है। मेयर वो जो कैस्टरबिज है, कैस्टरबिज के बीच में और उस जगह के बीच में जहां पर कौन रहता है, हेस्टरबिज वो हैंचर्ड इस समय रह रहा है, उस जगह के बीच में 48 मील की दूरी है। और हैंचर्ड को 3 दिनों की यात्रा करनी है, पर डे 16 किलोमीटर्स की। Possessing no clothes but the working suit he stood in, now stained and distorted by their 2 months of hard uses, he entered a shop to make some purchases which should put him externally, at any rate, a little in harmony with the prevailing tone of the morrow. उसके पास काम करने के लिए पहले पहने जाने वाले सूट के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जो अब 2 महीने के कठोर उपयोग की वजह से काफी गंदे और खराब हो चुके थे। वो कुछ खरीदारी करने के लिए एक दुकान में गया, जो उसे किसी भी तरह से कल के अच्छे माहौल के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठा देने वाले लगते होंगे। इस तरह के कपड़े खरीदने के लिए वो एक दुकान में चला गया है। A rough yet respectable coat and hat, a new shirt and neckcloth were the chief of these। और उन कपड़ों में एक रफ लेकिन सम्मानजनक कोट और टोपी, मतलब रफ से मतलब ऐसा नहीं कि गंदा या मटमैला, रफ से मतलब है थोड़े से दानेदार कपड़े वाला एक कोट और एक टोपी, एक नई शर्ट और एक गर्दन में बांधने, गले में बांधने वाला कपड़ा, इनमें इनमें मुख्य थे। ये चीज उसने मुख्य रूप से खरीदी थी। And having satisfied himself that in appearance at last he would not now offend her, he proceeded to the more interesting particular of buying her some present। और इस तरह खुद को संतुष्ट करने के बाद कि कम से कम दिखने में तो वो अब उसे नाराज नहीं करेगा, मतलब कम से कम दिखने में तो वो किसी तरीके से जेन को नाराज नहीं करेगा कि भाई वो ऐसे ही उठ के आ गया है, अच्छे से तैयार होके आया है। उसने उसके बाद में जेन के लिए कुछ उपहार खरीदने का दिलचस्प काम शुरू किया। What should the present be? What should that present be? कि आखिर उपहार क्या होना चाहिए? He walked up and down the street regarding dubiously the display in the shop windows from a gloomy sense that what he might most like to give her would be beyond his miserable pocket। वो सड़क पे इधर उधर घूमता रहा, दुकान की खिड़कियों में सजे सामान को वो संदेह की दृष्टि से देखता रहा, और इस उदास भावना से कि वो उसे जो उपहार देखना चाहता है, वो अपनी बेटी को जो गिफ्ट देना चाहता है, वो उसकी मिजरेबल पॉकेट से, मतलब दयनीय जेब से, मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं है उसके पास, कम पैसे में उसे एक उपहार खरीदना है, इसलिए उसे एक मिजरेबल पॉकेट कहा गया है उसके पैसों की स्थिति के संदर्भ में। तो मतलब उसको अपनी गरीबी में, अपनी मिजरेबल पॉकेट में, दयनीय जेब में जो भी पैसे हैं उनसे ही एक उपहार खरीदना है। At length a caged goldfinch met his eyes। और आखिरकार पिंजरे में बंद एक गोल्डफिंच पक्षी पर उसकी नजर पड़ी है कुछ ही देर में। कौन सा पक्षी है? केज्ड गोल्डफिंच। The cage was a plain and small one, the shop humble, and the inquiry he concluded he could afford the modest sum asked। पिंजरा वो सादा सा और छोटा सा था, वो जो पिंजरा है वो काफी सादा है और छोटा था, वो दुकान भी साधारण थी। और पूछताछ करने पर उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके द्वारा जो मांगी गई रकम है, जो दुकानदार है उसके द्वारा जो मांगी गई रकम है,
वो काफी मामूली थी, काफी छोटी ही थी, जिसको कि वो दे सकता था। A sheet of newspaper was tied round the little creature's wire prison, and with the wrapped up cage in his hand, Henchard sought a lodging for the night. उस छोटे जीव के तार के पिंजरे के चारों ओर अखबार की एक शीट बांधी गई थी, मतलब गिफ्ट रैपिंग, और हाथ में लपेटा हुआ पिंजरा लेकर हैंचर्ड ने रात के लिए ठहरने की जगह ढूंढी। Next day he set out upon the last stage and was soon within the district which had been his dealing ground in bygone years. अगले दिन वो आखिरी पड़ाव पर निकल पड़ा, मतलब शादी वाला दिन आ गया है, मार्टिन्स डे आ गया है, और जल्द ही वो उस जगह में पहुंच गया जो बीते सालों में उसका व्यापार का केंद्र था। Part of the distance he travelled by carrier, seating himself in the darkest corner at the back of the trader's van. उसने कुछ दूर तक गाड़ी से यात्रा की थी, खुद को उस व्यापारी की गाड़ी के पीछे सबसे अंधेरे कोने में बैठा दिया था, एंड ताकि कोई उसको देख ना दे। And as the other passengers, mainly women going short journeys, mounted and alighted in front of Henchard, they talked over much local news, not the least portion of this being the wedding then in course of celebration at the town they were nearing. और जब अन्य यात्री, मुख्य रूप से छोटी यात्रा करने वाली महिलाएं, हैंचर्ड के सामने चढ़ी और उतरी, तो उन्होंने बहुत सी स्थानीय खबरों पर बात की, जिसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण खबर उस शहर में हो रही शादी थी जिसके वे नजदीक थे, निकट थे। It appeared from their accounts that the town band had been hired for the evening party, and lest the convivial instincts of that body should get the better of their skill, the further step had been taken of engaging the string band from Budmouth, so that there would be a reserve of harmony to fall back upon in case of need. और उनके विवरण जो थे, उनकी जो बातचीत थी, उनसे पता चला कि शाम की पार्टी के लिए शहर के बैंड को काम पे रखा गया था, और कहीं ऐसा ना हो कि उस समूह की मिलनसार प्रवृत्ति उनके कौशल पर हावी हो जाए, इसलिए आगे का कदम बड़मौत से स्ट्रिंग बैंड को बुलाने का था, ताकि जरूरत पड़ने पर वापस आने के लिए उस म्यूजिकल माहौल का एक इवेंट किया जा सके। मतलब एक बैंड तो उन्होंने किया ही है यहाँ पे बुक, बैकअप के लिए दूसरा बैंड भी बुलाया गया है, जो कहाँ से आया है, बड़मौत से आया है। He heard, however, but few particulars beyond those known to him already, the incident of the deepest interest on the journey being the soft pealing of the Casterbridge bells, which reached the traveller's ears while the van paused on the top of Yalbury Hill to having the drag lowered. The time was just after 12 o'clock. हालांकि उसने पहले से ज्ञात बातों के अलावा, पहले से जो उसको मालूम थी बातें, उन बातों के अलावा कुछ भी नहीं सुना। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दिलचस्प घटना ये थी कि कैस्टरब्रिज की घंटियों की हल्की सी आवाज जो यात्रियों के कानों तक पहुंच रही थी, जब गाड़ी यालबरी हिल की चोटी पर गाड़ी से माल को नीचे उतारने के लिए रुकी थी, वो थी। और समय जो है वो 12 बजे के ठीक बाद का समय था, मतलब दोपहर का समय है। Those notes were a signal that all had gone well. ये नोट, ये आवाजें, धुन जो थी, ये घंटियों की आवाजें, ये इस बात का संकेत थे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से हो गया है। That there had been no slip twixt cup and lip in this case, the Elizabeth Jane and Donald Farfraver man and wife. और इस मामले में उन चीजों के बीच में कोई चूक नहीं हुई थी कि एलिजाबेथ जेन और डोनाल्ड फार्फे की शादी हो गई है, और अब वो क्या थे, पति पत्नी थे, मैन एंड वाइफ थे। तो अब ये जो चीज है ना, नो स्लिप ट्विक्स्ट कप एंड लिप, ये एक ईडियम है, मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है। देखिए, शब्द का मतलब क्या होता है कि कई बार कप और होंठ के बीच फिसलन, मतलब कभी कभी हम चाय पीते हैं, तो हमारा ध्यान अगर किसी बातचीत में होता है, तो चाय का कप हमारे होठ से फिसल जाता है और शायद चाय हमारे कपड़ों पे थोड़ी सी फैल जाती है। ये तो इसका इसका हो गया वर्ड टू वर्ड मीनिंग। लेकिन आप भी जानते हैं ईडियम का मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग से नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ है कि प्रत्याशित या नियोजित कुछ भी जो कि वास्तव में पूरा होने से पहले गलत हो सकता था, ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी काम के पूरा होने से पहले गलत हो सकती थी। तो आज का जो माहौल है ना,
यहाँ पर नो स्लिप हुई है, कोई भी कप नहीं फिसला है होठों से, मतलब कि कोई भी चीज गलत नहीं हुई है, सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट हो गया है। और हैंचर्ड सोच रहा है इस बात को कि जो डोनाल्ड फायरफ्रे है और उसकी सौतेली बेटी है एलिजाबेथ जेन, उनकी शादी हो गई है और अब वो पति पत्नी बन चुके हैं। Hencher did not care to ride any further with his chattering companions after hearing this sound. तो ये आवाज सुनकर हैंचर्ड अपने साथियों के साथ आगे नहीं जाना चाहता था। अपने वो चैटरिंग कंपेनियन से बातचीत करते हुए साथी हैं, उनके साथ आगे नहीं जाना चाहता था। Indeed, it quite unmanned him. निश्चित ही, वास्तव में ये आवाज उसके लिए कैसी थी? बिल्कुल भी सहनीय नहीं थी, असहनीय थी। And in pursuance of his plan of not showing himself in Casterbridge Street till evening, lest he should mortify Farfrae and his bride, he alighted here with his bundle and bird cage, and was soon left as a lonely figure on the broad white हाईवे। और शाम तक कैस्टरब्रिज स्ट्रीट में न दिखने की अपनी योजना के अनुसार, ताकि वो फायरफ्रे और उसकी दुल्हन को अपमानित न कर दे, वो अपनी गठरी और उस पक्षी पिंजरे के साथ में यहाँ उतर गया और जल्द ही उस चौड़ी सफेद सड़क पर एक अकेला खड़ा हुआ व्यक्ति बनकर रह गया था। मतलब उसकी इच्छा थी कि शाम के समय तक वो कैस्टरब्रिज की सड़कों पर ना दिखाई दे। It was the hill near which he had waited to meet Farfrae almost 2 years earlier to tell him of the serious illness of his wife Rosetta. तो ये कौन सी जगह पे खड़ा हुआ है अब? ये वही पहाड़ी है जिसके पास वो लगभग 2 साल पहले फायरफ्रे से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था, ताकि उसे उसकी पत्नी रोसेटा की गंभीर बीमारी के बारे में बता सके। आया था ना हैंचर्ड भागता हुआ फायरफ्रे के पास कि भाई तेरी पत्नी बीमार है, तू जल्दी जा जल्दी जा। लेकिन फायरफ्रे ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। तो ये वही जगह है जहां पर वो मिले थे। द प्लेस वॉज अनचेंज्ड। ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। द सेम लार्चेज साइड द सेम नोट्स। लार्च के वो पेड़ जो हैं, वही दोनों उत्पन्न कर रहे थे, वही आवाज कर रहे थे फड़फड़ाने की। बट फायरफ्रे हैड अनदर वाइफ, एंड एज हैंचर न्यू अ बेटर वन। लेकिन अब जो चीज बदली है वो चीज क्या है? कि फायरफ्रे की पत्नी बदल चुकी है। और जैसा कि हैंचर जानता था कि वो एक बेहतर पत्नी है, किसकी तुलना में? लूसेटा की तुलना में। He only hoped that Elizabeth Jane had obtained a better home than had been hers at the former time. वो केवल इसी बात की उम्मीद करता था कि एलिजाबेथ जेन को पहले की अपेक्षा एक बेहतर घर मिल गया है। He passed the remainder of the afternoon in a curious, high-strung condition, unable to do much but think of the approaching meeting with her and sadly satirize himself for his emotions thereon as a सैमसन शॉन। दोपहर का बाकी समय उसने काफी अजीबोगरीब तनाव में बिताया। वो कुछ और करने में भी असमर्थ था, सिवाय उसके साथ होने वाली मुलाकात के बारे में सोचने के। और दुख की बात यह है कि वह खुद को इस बात के लिए इस तरह से व्यंग्य कर रहा था जैसे कि सैमसन शोर्न। अब ये सैमसन शोर्न क्या है? ये बाइबल से लिया गया एक रेफरेंस है, जिसका जो प्राचीन अर्थ होता है वो तो होता है सूरज। लेकिन इसका बाइबल के अंदर जो उद्देश्य है, जो इसका रेफरेंस है, वो इस बात से है कि ये सैमसन नाम का जो व्यक्ति है, ये सैमसन शॉन जो है, ये एक शक्तिशाली और एक दिव्य व्यक्ति को दर्शाता है, जो कि इज़राइल का एक न्यायाधीश हुआ करता था कभी। और वो न्यायाधीश अपनी असाधारण शक्ति और अपने साहस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो जिस तरीके से वो असाधारण शक्ति और साहस वाला व्यक्ति दूसरे लोगों पे व्यंग्य किया करता था उनकी कमजोरी के लिए, उसी तरीके से माइकल हैंचर जो है वो अपने आप को व्यंग्य कर रहा है। Such an innovation on Casterbridge customs as a flitting of bridegroom and bride from the town immediately after the ceremony was not likely, but if it should have taken place, he would wait till their return. कैस्टरब्रिज के रीति रिवाजों में इस तरह की नई नई चीजें, जैसा कि समारोह के तुरंत बाद दूल्हा और दुल्हन का शहर से भाग जाना, संभव नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो उनके लौटने का इंतजार करता वो। लेकिन क्या सेंस है इस बात का कि कैस्टरब्रिज के जो रीति रिवाज थे ना,
वो ऐसे नहीं थे कि शादी होने के तुरंत बाद ही लड़का लड़की गाड़ी में बैठे और भग गए हनीमून पे। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो कहाँ जाते हैं, सीधे घर ही जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो भी हैंचड़ कह रहा है इस बात को कि मैं उनके लौटने तक का इंतजार करता। To assure himself on this point, he asked a marketman when near the borough if the newly married couple had gone away, and was promptly informed that they had not. They were at the hour, according to all accounts, entertaining a house full of guests at their home in Corn Street। और इस बात पर खुद को विश्वास दिलाने के लिए उसने नगर के पास एक बाजार वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या वो न्यूली मैरिड कपल, नव विवाहित जोड़ा कहीं चला गया है। और उस आदमी ने उसको तुरंत बताया कि नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए हैं। सभी विवरणों के अनुसार वे उस समय कॉर्न स्ट्रीट में अपने घर पर मेहमानों से भरे घर में मनोरंजन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। हैंचर्ड डस्टेड his boots, washed his hands at the riverside, and proceeded up the town under the feeble lamps. He need have made no inquiries beforehand, for on drawing near Farquhar's residence, it was plain to the least observant then that festivity prevailed him, and that Donald himself shared it, his voice being distinctly audible in the street, giving strong expression to a song of his dear native country that he loved so well as never to have revisited it। तो हैंचर ने क्या किया है, अब हैंचर ने अपने जूते साफ किए, नदी के किनारे पर हाथ धोए, और जो लैंप की रोशनी है जो कि काफी कम है उसमें वो शहर की ओर चल पड़ा। अब उसे कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि फायरफे के घर के पास पहुंचने पर इस बात का साफ साफ पता चल गया था कि अंदर जश्न का माहौल था, और डोनाल्ड खुद भी उसमें शामिल था। उसकी आवाज सड़क पर साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो उसके प्यारे देश के गीत को जोरदार तरीके से गा रहा था, जिसे वो इतना प्यार करता था कि वो वहां पर कभी वापस गया ही नहीं था। किस कौन से देश को? स्कॉटलैंड को। वो जब हैंचर्ड वहां पे पहुंचा है ना अपने पुराने घर के बाहर, या फिर डोनाल्ड फायरफ्रे का जो वर्तमान घर है कॉर्न स्ट्रीट में, उस घर के बाहर पहुंचा है, तो उसको अंदर से फायरफ्रे के गाने की आवाज आ रही है। और कौन सा गाना गा रहा है वो? ऐसा गाना गा रहा है वो जिसमें वो अपने देश को याद कर रहा है, एक ऐसा देश जिसे वो बहुत प्यार करता है। हालांकि एक तरह का व्यंग भी है कि इतना प्यार करता है कि वो वहां कभी वापस ही नहीं गया। Idlers were standing on the pavement in front, और सामने फुटपाथ पर आवारा लोग खड़े हुए थे। And wishing to escape the notice of these, Henchard passed quickly on to the door, और इन लोगों की नजरों से बचने के लिए हैंचर्ड जल्दी से दरवाजे की ओर चला गया। It was wide open, the hall was lighted extravagantly, and people were going up and down the stairs। तो जो दरवाजा है वो खुला हुआ था, हॉल में बहुत ज्यादा रोशनी थी, और लोग सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे थे। His courage failed him, और इस जगह पर हैंचर्ड की जो हिम्मत है वो जवाब दे गई। To enter footsore laden and poorly dressed into the midst of such resplendency was to bring needless humiliation upon her he loved, if not to court repulse from her husband। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पैरों में दर्द, बोझ और खराब कपड़ों के साथ एक ऐसी शानदार जगह में प्रवेश करना उस महिला के लिए, किस महिला के लिए? उसकी बेटी के लिए अनावश्यक अपमान था, जिसे वो प्यार करता था। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और थी जो उसको अंदर नहीं जाने दे रही थी। क्या? रिपल्स फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके पति यानी कि डोनाल्ड के प्रति उसकी घृणा। तो ये चीजें हैं जो उसको अंदर जाने से रोक रही हैं। कौन सी चीजें? पैरों में दर्द, बोझ, खराब कपड़े, अपनी बेटी का अपमान न करने की इच्छा, और डोनाल्ड से घृणा। Accordingly, he went round into the street at the back that he knew so well, entered the garden, and came quietly into the house through the kitchen, temporarily depositing the bird and cage under a bush outside to lessen the awkwardness of his arrival। और इसलिए वो पीछे की गली में चला गया जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था, बगीचे में घुस गया, और चुपचाप रसोई के रास्ते घर में आ गया। और अपने आगमन की असहजता को कम करने के लिए वो
उसने क्या किया है कि अस्थायी रूप से पक्षी और उस पिंजरे को बाहर एक झाड़ी के नीचे ही रख दिया है। मतलब उसके आगमन से किसी को असहज महसूस ना हो और खुद को भी उसको चलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हाथ में सामान लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो बिना सामान के ही आगे चल दिया है और अपने सामान को, जिसमें कि मेन सामान क्या है उसका, वो गिफ्ट है जो वो अपनी बेटी के लिए लेके आया है, वो पक्षी और वो पिंजरा, उसने उस पिंजरे को कहाँ रख दिया है? बाहर ही एक झाड़ी के नीचे रख दिया है। Solitude and sadness had so emoliated Henchard that he now feared circumstances he would formerly have scorned, and he began to wish that he had not taken upon himself to arrive at such a juncture. अकेलेपन और उदासी ने हैंचर्ड को इतना कमजोर कर दिया था कि अब उसे उन परिस्थितियों का डर सताने लगा था जिन्हें वो पहले तुच्छ समझता था। और वो यह सोचने लगा कि काश उसने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने के लिए मजबूर ना किया होता। मतलब ग्लानि हो रही है अब उसको अपने पास्ट में किए गए कामों की। However, this progress was made unexpectedly by his discovering alone in the kitchen an elderly woman who seemed to be acting as provisional housekeeper during the conversions from which Firefly's establishment was just then suffering. हालांकि अकेलेपन की खोज ने उसकी प्रगति को अनचाहे रूप से इतना आसान बना दिया था जब उसने पाया कि रसोई में एक बुजुर्ग महिला, जो उस समय फायरफ्लाई के घर में होने वाली उथल पुथल के दौरान एक अस्थायी गृह को संचालन करने वाली महिला के रूप में काम कर रही थी। शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल whom nothing surprises, and though to her a total stranger, his request must have seemed odd, she willingly volunteered to go up and inform the master and mistress of the house that a humble old friend had come. वो उन लोगों में से एक थी जिसे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करता था। मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और हालांकि उसके लिए एक पूर्ण अजनबी के रूप में उसका अनुरोध काफी अजीब लग रहा होगा। मतलब एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति जो हैंचर्ड है, वो उससे कुछ अनुरोध कर रहा है बूढ़ी महिला से, तो शायद उस बूढ़ी महिला को वो अनुरोध अजीब लग रहा होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा से ऊपर जाकर घर के जो मालिक और मालकिन हैं उनको सूचित किया कि उनका एक विनम्र पुराना दोस्त आया है। अ हम्बल ओल्ड फ्रेंड। द फ्रेज हम्बल ओल्ड फ्रेंड इज यूज्ड फॉर माइकल हैंचर्ड। On second thought, she said that he had better not wait in the kitchen, but come up into the little back parlor, which was empty. और दूसरी बात में उसने क्या कहा है कि उसे रसोई में इंतजार नहीं करना चाहिए हैंचर्ड को, बल्कि पीछे की तरफ उस छोटे से रूम में चले जाना चाहिए जो कि खाली था। He thereupon followed her thither and she left him. इसके बाद वो उसके पीछे पीछे चला गया और वो उसे वहां छोड़कर चली गई। Just as she got across the landing to the door of the best parlor, a dance was struck up, and she returned to say that she would wait till that was over before announcing him, Mr. and Mrs. Farfrae having both joined in the figure. और जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए सबसे अच्छे कमरे के दरवाजे पे पहुंची, वहां पर नृत्य शुरू हो गया और वो यह कहने के लिए वापस लौटी कि वह उसकी घोषणा करने से पहले ही उसके खत्म होने तक इंतजार करेगी। किसके खत्म होने तक? डांस का, जो अब डांस स्टार्ट हो रहा है। कि मतलब हैंचर्ड आया है, इस बात को दोबारा बताने से पहले वो उस डांस के खत्म होने का इंतजार करेगी। और क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि मिस्टर और मिसेस फायरफ्ले जो हैं वो दोनों ही उस डांस में शामिल हो गए हैं। इस बात का अनाउंसमेंट उस समय अब हो गया है और इस बात के बारे में उस बूढ़ी महिला ने हैंचर्ड को भी बता दिया है। The door of the front room had been taken off its hinges to give more space, and that of the room Henchard sat in being ajar. He could see fractional parts of the dancers whenever their gyrations brought them near the doorway, chiefly in the shape of the skirts of dresses and streaming curls of hair, together with about three-fifths of the bend in profile, including the restless shadow of a fiddler's elbow and the tip of the bass viol bow. तो सामने वाले जो दरवाजा है, कमरा है जो है सामने फ्रंट में, उस कमरे का दरवाजा खोल दिया गया ताकि और अधिक स्थान मिल सके। और जिस कमरे में हैंचर बैठा हुआ था उसका दरवाजा खुला था, इसलिए जब भी
नाचने वाली लड़कियां नाचते हुए उस द्वार के पास आती थी तो वो उनके आंशिक हिस्सों को देख सकता था। कौन किनके? उन दोनों पति पत्नी के, डोनाल्ड के और जेन के, क्योंकि उनके आसपास डांसर्स डांस कर रही हैं। तो वो डांसर्स जब नाचते नाचते उन दोनों को इन दरवाजों के पास ले आती थी तो हैंचर जो है वो पीक करके झांक करके उन दोनों को देख सकता था, जो किस आकार में थे? पोशाकों और स्कर्ट में, और बालों के लहराती हुई लटों के आकार में थे, स्ट्रीमिंग कर्ल्स ऑफ हेयर्स में थे। साथ ही साथ बैंड का लगभग 3/5 हिस्सा, 3/5वां हिस्सा वहां पर मुख्य रूप से था, जिसमें एक फिडलर की मतलब बजाने वाले की कोहनी की बेचैन छाया और बांस वाइल बजाने वाले धनुष जो होता है ना, उस व्यक्ति की छाया सम्मिलित थी। तो मेन रूप से यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। एक तो मतलब जो म्यूजिक बैंड है ना, उस बैंड में से दो व्यक्ति हैं। इसमें एक तो कौन है? वो फिडलर है, और दूसरा है बांस वाइल बजाने वाला व्यक्ति। तो उन दोनों व्यक्ति की छाया कभी कभी हैंचर्ड को दिखाई दे जाती है उस डांस के दौरान, जो यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं। द gaiety jarred upon Henchard's spirit। इस उल्लास ने, इस खुशी के माहौल ने हैंचर्ड के मन को झकझोर दिया। एंड ही कुड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाई फारफे, a much sobered man and a widower who had had his trials, should have cared for it all, notwithstanding the fact that he was quite a young man still, and quickly kindled to enthusiasm by dance and song। और वो समझ नहीं पाया कि फारफे, जो कि एक बड़ा शांत व्यक्ति था और साथ ही साथ एक विडोवर भी था, विधुर था, जिसने बहुत सी परीक्षाएं दी थी, उसने इन सब की परवाह क्यों की थी, जबकि वो अभी भी एक युवा था और नृत्य मतलब डांस और सॉन्ग से जल्दी ही उत्साह से भर जाता था। That the quiet Elizabeth, who had long ago appraised life at a moderate value, and who knew in spite of her maidenhood that marriage was as a rule no dancing matter, should have had jest for his rivalry surprised him still more। शांत एलिजाबेथ, जिसने बहुत समय पहले ही जीवन को बहुत कम मूल्य पे आंका था, एक मध्यम मूल्य पे आंका था, जो अपनी युवावस्था के बावजूद इस बात को जानती थी कि जो शादी है ना, वो आम तौर पे डांस का विषय नहीं है, और इस खुशी के लिए उत्साहित होना उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर गया। मतलब कि वो दोनों लड़के और लड़कियां जो इस तरह के दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, आज उनको देख करके इसका भौचक्का निकल गया है कि कैसे ये दोनों इतने मजे से डांस कर रहे हैं, जबकि ये तो इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे भी नहीं। However, young people could not be quite old people, he concluded, and custom was omnipotent। हालांकि ये जवान लोग, युवा लोग पूरी तरह से बूढ़े नहीं हो सकते थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और ये भी सोचा कि जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वो ओमनीपोटेंट थे, सर्वशक्तिमान थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। With the progress of the dance, the performers spread out somewhat, and then for the first time he caught a glimpse of the once despised daughter who had mastered him and made his heart ache। और नृत्य के आगे बढ़ने के साथ ही जो कलाकार हैं वो कुछ दूरी पे चले गए, और उस समय पहली बार उसे अपनी बेटी की झलक मिली, जिसका कि कभी उसने तिरस्कार किया था, और उसके बाद में उस बेटी ने ही उसके ध्यान रखा था, उसकी केयर की थी। और इन सब को सोच करके उसका जो दिल था वो काफी दुखी हो गया था। शी वॉज इन अ ड्रेस ऑफ वाइट सिल्क और सेटिन, ही वॉज नॉट नियर इनफ टू से विच स्नोई वाइट विदाउट ए टिंज ऑफ मिल्क और क्रीम। उसका जो कपड़ा था, किसका? जेन का। वो सफेद रेशम या सैटन की पोशाक थी। वो इतना पास नहीं था कि वो कौन सी सफेद है, मतलब बर्फ जैसी सफेद है, या दूध क्या, या दूध या मलाई जैसी सफेद है। इतना नजदीक नहीं था वो कि इस बात को बता सके कि वो कितनी सफेद है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस वाज वन ऑफ नर्वस प्लेजर रादर देन ऑफ गेटी। और उसके चेहरे पर उत्साह की बजाय घबराहट से भरी हुई खुशी थी। मतलब खुशी तो थी कि बेटी दुल्हन बन गई है, लेकिन इसमें उत्साह नहीं था, बल्कि घबराहट थी। प्रेजेंटली फायरफ्रे केम अराउंड। और फिर कुछ देर बाद फायरफ्रे भी उसी साइड में आया, मतलब उसको दिखाई दिया। हिज exuberant
स्कॉच मूवमेंट मेकिंग हिम कॉन्स्पिक्यूअस इन ए मूवमेंट। उसकी उत्साह से भरी हुई हरकतें उसे एक पल में क्या बना रही थी? कॉन्स्पिक्यूअस बना रही थी, विशिष्ट बना रही थी। मतलब बढ़िया डांस कर रहा था ये डोनाल्ड फारफे। द पेयर वर नॉट डांसिंग टुगेदर। अब एक नई चीज आई है कि ये जो जोड़ा है ना पति पत्नी का, ये एक साथ नहीं डांस कर रहे हैं। But Henchard could discern that whenever the chances of the figure made them the partners of a movement, their emotions breathed a much subtler essence than at other times. लेकिन हैंचर समझ सकता था कि जब भी आकृति की संभावनाएं उन्हें एक पल का पार्टनर बनाती हैं, भागीदार बनाती हैं, तो उसकी भावनाएं दूसरे समय की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मच सबलर एसेंस में सांस लेती हैं। मतलब उसको ये तो पता है कि दोनों डांस कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि दोनों डांस किस किस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो वो डांस कर नहीं रहे हैं। By degrees, Henchard became aware that the measure was stored by someone who Firefly in solitary intenses. और धीरे धीरे हैंचर्ड को पता चल गया कि ये जो चीज है, ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसने फायरफ्ले को काफी नमकीन तीव्रता में बाहर कर दिया था। आउट फायरफेड का मतलब है नमकीन, नहीं, आउट फायर ने सॉल्टेटरी का मतलब है नमकीन तीव्रता, और आउट फायरफेड का मतलब है फायरफे को ही बाहर कर दिया था उस पूरी गहनता से, उस पूरी नमकीन तीव्रता से। This was strange, and it was stranger to find that the eclipsing personage was Elizabeth Jane's partner. ये अजीब था, और ये जानना और भी अजीब था कि वो व्यक्ति जो जेन के साथ डांस कर रहा था वो कौन था। The first time that Henchard saw him, he was sweeping grandly round. जब पहली बार हैंचर्ड ने उसे देखा तो वो शानदार तरीके से घूम रहा था, डांस कर रहा था। कौन? जेन का पार्टनर। His head quivering and low down. उसका जो चेहरा है वो जबरदस्त तरीके से झूम रहा था ऊपर नीचे। His legs in the form of an X and his back towards the door. उसके जो पैर हैं वो एक्स के आकार में, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए डांस कर रहे थे, और उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। मतलब ये जो आदमी है जेन के साथ डांस कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से मदहोश होकर शानदार तरीके से डांस कर रहा है, अपने पैरों का, हाथों का, सर का, फुल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस शादी की बहुत ही ज्यादा खुशी है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस शादी में जो तीन लोग हैं मेन जिनको हम समझ रहे हैं, जेन, फायरफ्रे और हैंचर्ड, इन तीन के अलावा वो कौन सा व्यक्ति है जिसको इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी होगी? अभी पता चलेगा। The next time he came round in the other direction, his white waistcoat preceding his face and his toes preceding his white waistcoat. और अगली बार जब वो दूसरी दिशा में आया तो उसका सफेद वेस्ट कोट जो है उसके चेहरे के आगे था, उसके पैर की उंगलियां उसके सफेद कमर कोट के वेस्ट कोट के आगे थी। The happy face, Henchard's complete discomfiture lay in it. और वो खुश चेहरा, हैंचर्ड की पूरी बेचैनी अब कहाँ थी? डिस्कम्फीचर उसका कहाँ था? उस चेहरे में था जिस चेहरे को वो अभी तक देख नहीं पाया था और जो खुशी से बहुत नाच रहा था। इट वॉज न्यूसंस। तो अब हमको ये पता चलता है कि ये चेहरा किसका था, इस जबरदस्त जोशीले डांस करने वाले व्यक्ति का चेहरा। ये था रिचर्ड न्यूसन का। हु हैड इंडीड कम एंड सप्लांटेड इट। जो वास्तव में आ चुका था और उसने सप्लांट कर दिया था किसको? हैंचर्ड को। मतलब हैंचर्ड की जगह ले ली थी। Henchard pushed to the door and for some seconds made no other movement. He rose to his feet and stood like a dark ruin obscured by the shade from his own solar throne. हैंचर्ड ने दरवाजे को धकेल दिया और कुछ सेकंड तक कोई हरकत नहीं की। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और कैसे खड़ा हो गया? एक डार्क रून की तरह, एक अंधेरे खंडर में खड़े हुए आदमी की तरह खड़ा हो गया, जो कि अपनी आत्मा की छाया से ढका हुआ था। But he was no longer the man to stand these reverses unmoved. लेकिन अब वो इन विपरीत परिस्थितियों को चुपचाप सहने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था। His agitation was great. उसका उसकी बेचैनी बढ़ गई थी।
and he would fain have been gone, और वो वहां से चले जाना चाहता था, but before he could leave the dance had ended, the housekeeper had informed Elizabeth Jane of the stranger who awaited her, and she entered the room immediately. लेकिन उसके वहां से जाने से पहले ही डांस खत्म हो चुका था, और जो हाउसकीपर है, बूढ़ी महिला, टेम्परेरी हाउसकीपर, उसने एलिजाबेथ जेन को उस अजनबी के बारे में बता दिया था जो उसका इंतजार कर रहा था, और एलिजाबेथ जेन तुरंत ही वहां पर आ गई थी। ओह, इट इज मिस्टर हैंचर्ड, शी सेड स्टार्टिंग बैक। ओह, ये तो मिस्टर हैंचर्ड हैं, उसने कहा तुरंत पीछे मुड़ते हुए। मतलब अपने पिता से, अपने बाप से, जो स्टेप फादर है, उससे मुंह फेर लिया उसने। What, Elizabeth? He cried as he seized her hand. क्या, एलिजाबेथ? उसने चिल्लाते हुए कहा जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हाथ कैसे पकड़ा है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। भाई, जब बॉलीवुड मूवीज में हीरोइन नाराज होकर जो हीरो से पीछे की तरफ मुड़ती है और जाने लगती है, तब हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है ना, फिर पीछे से गाना बजता है, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम, है ना। तू ना जा, ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। तो ये जब चीजें होती हैं इस तरह से, हीरोइन का हाथ पकड़ता है ना हीरो, ताकि वो उसको जाने से रोक सके। तो उसी तरीके से माइकल हेंचर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, और वो कहता है कि डोंट, डोंट स्कॉच मी लाइक दैट, मुझे इस तरीके से मत सताओ, मुझे मत सताओ। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है उसकी बेटी। कॉल मी बर्थलेस ओल्ड हैंचर्ड। नहीं 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 नहीं, हैंचर्ड ही कह रहा है इस बात को, कि तुम, व्हाट डू यू से, तुम क्या कह रही हो मिस्टर हैंचर्ड। डोंट, डोंट स्कॉच मी लाइक दैट, मुझे इस तरीके से मत सताओ। कॉल मी वर्थलेस ओल्ड हैंचर्ड, भले ही तुम मुझे बेकार या बूढ़ा हैंचर्ड कहो, एनीथिंग, कुछ भी कहो, बट डोंट दी बी सो कोल्ड एज दिस, लेकिन प्लीज तुम मेरे प्रति इतनी ठंडी मत बनो, ठंडी मतलब इतनी रूखी मत बनो कि आप मुझे देखकर ही पीछे मुड़ जाएं। प्लीज इतना इतना रूखा व्यवहार मेरे साथ मत करो। ओ माय मेड, आई सी यू हैव अनदर ए रियल फादर इन माई प्लेस। अरे मेरी मेड, मेरी प्यारी बच्ची, मैं देख रहा हूं कि वहां पर तुम्हारे पास है एक दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारा असली पिता है। देन यू नो ऑल, इसका मतलब है कि तुम सब जानती हो। बट डोंट गिव ऑल योर थॉट टू हिम, डू यू सेव ए लिटिल रूम फॉर मी, लेकिन प्लीज अपना सारा ध्यान उन्हीं पर मत दो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है? शी फ्लस्ड अप एंड जेंटली ड्रॉ हर हैंड अवे। वो लाल हो गई और उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। आई कुड हैव लव्ड यू ऑलवेज, आई वुड हैव ग्लैडली, शी सेड। मैं हमेशा आपसे प्यार करती थी, मैं खुशी खुशी करती थी, उसने कहा। बट हाउ कैन आई व्हेन आई नो यू हैव डिसीव्ड मी सो, लेकिन अब जब मुझे ये पता चला है कि आपने मुझे धोखा दिया है, तो मैं आपसे प्यार कैसे करूं। सो बिटरली डिसीव्ड मी, बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही कड़वाहट भरे तरीके से धोखा दिया है। यू परसुएडेड मी दैट माई फादर वॉज नॉट माई फादर, आपने मुझे इस बात को मानने पे यकीन दिलाया, विवश किया कि मेरे जो असली पिता हैं वो मेरे नहीं हैं। अलाउड मी टू लिव ऑन इन इग्नोरेंस ऑफ द ट्रुथ फॉर ईयर्स, और आपने मुझे कई सालों तक सच्चाई से अनजान रखा। And then, when he, my warm-hearted real father, came to find me, और तब जब मेरे विनम्र हृदय वाले वास्तविक पिता मुझे ढूंढने के लिए आए, क्रूअली सेंड हिम अवे विद ए विक्ड इन्वेंशन ऑफ माई डेथ, तो आपने एक दुष्ट कल्पना के साथ, किसकी, कौन सी कल्पना, कि मेरी मृत्यु हो गई है, तो मेरी मृत्यु की एक दुष्ट कल्पना के साथ आपने मेरे वास्तविक पिता को वापस भेज दिया, विच नियरली ब्रोक हिज हार्ट, जिससे उनका दिल पूरी तरीके से टूट ही गया था लगभग। ओ हाउ कैन आई लव एज आई वंस डिड ए मैन हु हैज सर्व्ड अस लाइक दिस। ओ, मैं उस आदमी से पहले जैसा प्यार कैसे कर सकती हूँ जिसने हमें इस तरीके से पेश आए हैं, जो हमारे साथ इस तरीके से पेश आए हैं, जिसने हमें इस तरीके से धोखा दिया है। हैंचर्ड्स लिप्स हाफ पार्टेड टू बिगिन एन एक्सप्लेनेशन, हैंचर्ड के होठ स्पष्टीकरण देने के लिए आधे खुले।
बट ही शट देम अप लाइक ए वाइस एंड अटर्ड नॉट ए साउंड। लेकिन उसने अपने होठों को एक दबाव के साथ बंद कर लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। हाउ शुड ही देयर एंड देन सेट बिफोर हर विद एनी इफेक्ट the palliatives of his great faults, that he had himself been deceived in her identity at first, till informed by her mother's letter that his own child had died। वो वहां पर और फिर उसके बाद उसके सामने, जेन के सामने, अपने सभी महान दोषों के लिए किसी भी तरीके से उनको समाप्त करने के उपाय कैसे ही प्रस्तुत कर सकता था कि वो पहले खुद उसकी पहचान में धोखा खा गया था, जब तक कि उसकी माँ के पत्र से उसे पता नहीं चला कि उसका अपना बच्चा जो है वो मर गया था। मतलब इस बात का क्या मतलब है कि पहला एक्यूजेशन क्या है कि जो जेन ने कहा है ना कि आपने शुरुआत से ही मुझे धोखे में रखा है कि आप मेरे असली पिता थे, तो हैंचर्ड इस बात को अपने मन में सोच रहा है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बताऊं कि शुरुआत में मैं तो खुद ही इस धोखे में था कि तुम मेरी वास्तविक बच्ची हो। और मुझे इस बात का तब तक पता नहीं था जब तक मैंने तुम्हारी मरी हुई माँ का लेटर नहीं देख लिया था, जिसमें मुझे पता चला था कि तुम वो एलिजाबेथ जेन नहीं हो जो कि मेरी बेटी थी, तुम तो रिचर्ड न्यूसन की बेटी हो। ये सोचकर हैंचर्ड अपने मन में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सफाई दे रहा है। इन एंड दैट इन द सेकंड एक्यूजेशन, और दूसरे आरोप में, his lie has been the last desperate throw of a gamester who loved her affection better than his own honor। और दूसरे आरोप में उसका झूठ एक जुआरी का आखिरी हताशा से भरा हुआ प्रयास था, जो कि अपने सम्मान से ज्यादा अपनी बेटी के स्नेह को प्यार करता था। मतलब दूसरे एक्यूजेशन का जो दूसरा आरोप जेन ने अभी अभी लगाया ना उसके ऊपर, कि पहला आरोप तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपने शुरुआत से ही मुझे धोखे में रखा, और दूसरा आरोप ये कि जब मेरे वास्तविक पिता ढूंढने आए तब आपने उनको झूठ बोल के भगा दिया। तो हेनचर ने दूसरे आरोप के लिए अपने मन में क्या सफाई दी है कि भाई, मेरे पास जीवन जीने का एकमात्र सहारा तुम ही थी मेरी बच्ची, तो मैं कैसे तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है, जो स्नेह है, जो कि और कुछ लंबे गैप के बाद जागा था, उस प्यार के वशीभूत होकर मैंने ये झूठ बोला था, मैं कैसे तुमको अपने से दूर जाने देता। मैंने अपने सम्मान को दांव पे लगा दिया ताकि मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह पा सकूं मेरी बच्ची। Among the many hindrances to such a pleading, not the least was this, that he did not sufficiently value himself to lessen his sufferings by strenuous appeal or elaborate argument। और इस तरह की दलील में, कई बाधाओं में, कम से कम ये तो नहीं था कि वो खुद को इतना महत्व नहीं देता था कि वो इस कठोर अपील या इन तर्क के द्वारा अपने दुखों को कम कर सके। मतलब इस तरह की जो दलीलें थी, इस दलीलों के बावजूद भी उसके मन में भावनाएं इस प्रकार की नहीं थी कि वो अपनी सफाई देकर अपने दुखों को कम कर सके, क्योंकि वो जानता था कि अब जो अपराध हो गए वो तो हो गए, अब उसके दुख कम नहीं हो सकते। Waiving therefore his privilege of self-defense, he regarded only this composer। इसलिए आत्मरक्षा के अपने विशेष अधिकार को त्यागते हुए उसने केवल अपनी बेचैनी पर ध्यान दिया। Don't you distress yourself on my account, he said with proud superiority। मेरी वजह से अपने आप को परेशान मत करो, उसने गर्व से कहा। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट विश इट एट सच ए टाइम टू एज दिस। वो भी ऐसे समय पर जो कि इस समय चल रहा है, मतलब तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम दुखी हो। आई हैव डन रॉन्ग इन कमिंग टू दी, आई सी माई एरर। मैंने यहाँ आकर गलती की, मुझे अपनी गलती दिखाई दे रही है। बट इट इज ओनली फॉर वंस, सो फॉरगिव इट। लेकिन ये सिर्फ एक, मुझे मेरी गलती दिखती है लेकिन ये एक ही बार के लिए है, इसलिए प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो। आई विल नेवर ट्रबल दी अगेन, मैं तुमको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा एलिजाबेथ जेन। नो, नॉट टू माई डाइंग डे। कब तक परेशान नहीं करूंगा? मेरी मृत्यु के दिन तक, मतलब मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मतलब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि, अलविदा। Then, before she could collect her thoughts, Henchard went out from her rooms and departed from the house by the back way as he had come, and she saw him no more। फिर इससे पहले कि जो जेन है अपने विचारों को समेट पाती, हैंचर्ड उसके रूम से बाहर चला गया और जिस तरीके से वो आया था उसी तरीके से पीछे के रास्ते से घर से चला गया, और फिर जेन ने हैंचर्ड को कभी नहीं देखा।
तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है, जिसमें हैंचड़ के पूरे दुख की बात की गई है। और इसी तरीके से जेन के भी एक दुख का एक एपिसोड यहाँ पे दिखाया गया है, प्रकट हुआ है कि भाई दुखी तो जेन भी है। हालांकि जेन ने अपना गुस्सा भी हैंचड़ के प्रति व्यक्त किया है। हैंचड़ ने भी अपनी बेटी के प्रेम के वशीभूत होकर के जो जो भी काम किए हैं, शुरुआत में तो किस चीज के वशीभूत होकर के, अपने गर्व और अहंकार की वजह से, और उसके बाद में उस सच्चाई को जान करके उसने अपनी बेटी से बुरा व्यवहार किया था कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। और लास्ट में अपनी बेटी को प्यार करने के, बेटी को चाहने के, उसको अपने पास रखने की वजह से उसने जो अपराध किया था, इन सब चीजों की वजह से एलिजाबेथ जेन को बहुत दुख पहुंचा था। लेकिन अब हैंचर्ड जो था उसने अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद किया है पुनः, और फिर ग्लानि में अपनी बेटी को ये जवाब देकर चला गया है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 44 है ये समाप्त होता है। हम अब मेयर ऑफ कैस्टरविच के आखिरी पड़ाव पर हैं, बिल्कुल एंडिंग पर हैं, बस 45 एक चैप्टर और है इसके बाद में। आई होप आपको यहाँ तक की सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा दोबारा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि चैप्टर काफी लंबा था, और मैंने 2 पार्ट के बजाय इसको एक पार्ट में डालना ज्यादा उचित समझा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है ना? तो बस आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं है आपको। काफी मैंने स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश की है। सेंटेंसेस के लिटरल मीनिंग और उनके वास्तविक जो यूज में किए जाते हैं वो अर्थ भी आपको दोनों तरीके से मैंने स्पष्ट किए हैं। तो देखिए, समझिए। कोई परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और मेयर ऑफ कैस्टरविच के चैप्टर की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।